हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आपका पेपर नजदीक है और हमें जानना है इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स के बारे में। ऐसे ग्राफ्स जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट की कंफ्यूजन होती है कि सर ग्राफ्स कैसे तैयार करें। तो ग्राफ्स की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने क्या किया है ना, सारे ग्राफ्स को एक ही वीडियो में कंटेन कर दिया है, सबको एक जगह पर लेकर आया ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ग्राफ टॉपिक्स के ग्राफ्स बनते हैं और किस तरीके से बनते हैं। ठीक है ना, हम बात कर लेते हैं सारे टॉपिक्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, टॉपिक टू टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट दे रखिए। उत्पादन संभावना वक्र किस तरह से ग्राफ बनाया जाता है, सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता का वक्र संबंध, बजट रेखा कीमत रेखा किस तरह से होता है, अनादिमान वक्र, प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मांग वक्र और मांग के नियम, मांग की कीमत लोच की श्रेणियां, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन, कुल लागत, कुल स्थिर लागत, औसत स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, औसत लागत और सीमांत लागत। इन सभी लागत वक्रों को हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअली में। और साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं आज कुल आगम, कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम वक्र। फिर पढ़ेंगे कुल प्रतियोगिता में औसत आगम और सीमांत आगम वक्र, पूर्ति वक्र, पूर्ति की लोच, उत्पादक संतुलन और बाजार संतुलन। ठीक है, ये सारे वक्रों को हम आज की इस वीडियो में कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। और ये सारे वक्र कौन से चैप्टर किससे है, ये सब जो है आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र के हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे प्यारा वक्र है हमारा उत्पादन संभावना वक्र, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको शॉर्टकट पे हम पीपीसी भी बोलते हैं। क्या होता है, इसकी मीनिंग जान लेते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मतलब होता है उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए हुए साधनों के अंतर्गत दो वस्तुओं के अधिकतम मात्राओं के उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को व्यक्त करता है। मतलब यहाँ पर विभिन्न संभावनाओं की अगर हम बात करें, वो क्या होता है, संभावना मतलब होता है संयोग, विभिन्न संयोगों को शो किया जाता है, ऐसा वक्र होता है। ठीक है। और जैसे हम दो वस्तुओं की बात करते हैं, जैसे एक्स और वस्तु की, दो वस्तुओं की बात करें तो एक्स की अगर जीरो, वाई की अगर 10 यूनिट का यूज करते हैं तो एक्स का कितना होगा, जीरो। पहली संभावना है। जैसे जैसे हम एक्स की मात्रा को बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे वाई की मात्रा क्या होती चली जाती है, घटती चली जाती है। तो यहाँ पर कितने संयोग बन गए, ए बी सी डी ई। अब इन सभी संयोगों को ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करना है। जैसे ये ग्राफ है, एक तरफ हम दिखाएंगे बॉय को, ये हो जाएगा बॉय, और दूसरी तरफ हो गया एक्स। तो बॉय और एक्स को जब शो करेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता चला जाएगा, लाइक दिस। ठीक है ना, क्योंकि ये बॉय जीरो है, यहाँ पर ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता हुआ आएगा। ध्यान रखिए, ये होगा आपका उत्पादन संभा पीपीसी, यहाँ पर होगा आपका संयोग ए, यहाँ पर हो जाएगा, फिर हो जाएगा बी सी डी, और यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट ई। ठीक है ना, ये सभी संयोग इस पर शो किए जाएंगे। ये है उत्पादन संभावना वक्र। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हो गया। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे अब, सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता के में संबंध, और सीमांत उपयोगिता यानी कि एमयू, और कुल उपयोगिता इसका मतलब होता है टीयू। इन दोनों को किस तरह से बनाया जाता है, वन बाई वन। सबसे पहले हम बात करते हैं सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं। उपभोग की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मतलब जितना यूनिट का उपभोग पहले किया है उसके कंपैरिजन में अगर एक ज्यादा एक कम उपभोग करते हैं तो जो भी अतिरिक्त उपयोगिता की प्राप्ति होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ एक कुल उपयोगिता, उपभोग की सभी इकाई, जितनी भी इकाइयां हैं सबको जोड़ देंगे तो उससे प्राप्त उपयोगिताओं का जो योग होता है उसे हम कुल उपयोगिता कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक टेबल की तरह समझे, पहले यूनिट का यूज किया, सीमांत उपयोगिता कितना है, 12। फॉर एग्जांपल आपने गोलगप्पे खाए, क्या खाए, गोलगप्पे खाए, पहला गोलगप्पा खाया, आपको 12 यूटिलिटी मिली। फिर आपको 8, फिर 7, क्योंकि जैसे जैसे हम वस्तुओं का उपभोग करते चले जाते हैं, आपने सब वो घटती सीमांत उपयोगिता के नियम में पढ़ा है कि हम कोई भी वस्तु जैसे जैसे यूज करते चले जाते हैं ना,
उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है, मिलने वाली जो संतुष्टि का स्तर है, वो धीरे धीरे कम होता रहता है। तो इसी कारण से यहाँ पर सीमांत उपयोगिता हमेशा कैसी होती है, घटती नजर आती है। इसी कारण से इसको घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। और ट्यू एक स्तर तक बढ़ता हुआ है, फिर जाके ये क्या हो गया, यहाँ पर कम होता नजर आता है। ठीक है। अब इस चीज को हमें ग्राफ के रूप में शो करेंगे, तो कैसे शो करेंगे हमें समझना पड़ेगा कि ये हो गया ग्राफ। यहाँ पर हम शो करेंगे इस तरफ सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता को, और यहाँ शो करना है हमें किसको, इकाइयों को। अगर आप सबसे पहले सीमांत उपयोगिता कहाँ से शुरू है, 12, हम मानते हैं ये 12, ठीक है, ये है 12। अगर ये 12 हो रहा है, सॉरी यहाँ पर नहीं मानते इसको। अगर हमने 12 माना है यहाँ पर इसको, ये 12 से शुरू हो रहा है, तो कुछ इस तरह से सीमांत उपयोगिता नीचे की ओर चला जाएगा, ये होगा आपका सीमांत उपयोगिता, एमयू। ठीक है, क्योंकि नीचे गिरता हुआ होता है। और जिस बिंदु पर ये ओ हो रहा है, यहाँ पर हमारा कुल उपयोगिता सबसे ज्यादा होगा, यानी कि जब कुल उपयोगिता बनाएंगे वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये हो जाएगा टीयू। ठीक है, ये पहले जाएगा क्योंकि ये देखिए पहले जा रहा है, फिर ये बराबर हो रहा है, ये बराबर हो रहा है, ये वाला पॉइंट, फिर ये नीचे की ओर डाउन हो रहा है, तो ये नीचे की ओर डाउन, ये डाउन कब होता है, जब हमारा सीमांत उपयोगिता क्या हो, जीरो होता है। जिस यूनिट पे ये जीरो होता है, तब जाके ये टीयू जो है सबसे ज्यादा होता है। इसको बोलते हैं सबसे अधिक, यानी कि अधिकतम बिंदु। और यहाँ पर हमारा सी एम यू क्या है, जीरो। जिस बिंदु पर एम यू जीरो होगा, वहां पर टी यू सबसे ज्यादा होता है। समझ में आ गया, ये जो कर्व बन गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब संबंध की बात करते हैं। संबंध पूछा जाता है कि टीओ और एमयू के बीच में संबंध क्या होता है। देखिए सबसे पहले संबंध की बात करते हैं। पहला, उपभोग की इकाइयां बढ़ने से एमयू घटने लगती है तथा टीयू बढ़ने लगती है। जैसे जैसे हम उपभोग की इकाइयां बढ़ाते चले जा रहे हैं, देखिए वैसे वैसे हमारा एमयू कम हो रहा है, लेकिन टीयू बढ़ रहा है। लेकिन जब एमयू जीरो होता है, तब टीयू क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। देखिए एमयू जीरो है और टीयू सबसे ज्यादा है। ठीक है। और जब एमयू ऋणात्मक होता है, देखिए यहाँ पर माइनस में हो गया, तब टीयू क्या होता है, घटने लगता है। ये भी माइनस घटने लगता है। तो ये तीन प्रमुख संबंध है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, बजट रेखा। बजट रेखा एक्चुअली में शॉर्ट में आता है। बजट रेखा को हम कीमत रेखा के नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं बजट लाइन या प्राइस लाइन। अब ये होता क्या, अब इसका अर्थ जानेंगे। बजट रेखा उपभोग की उन सभी संयोगों को दर्शाने वाली रेखा है जिस पर वह वस्तु की वर्तमान कीमत पर अपनी आय से खरीद सकता है। ठीक है ना। तो बजट रेखा एक्चुअली में होता क्या है ना, बजट रेखा एक्चुअली में वो रेखा है जहां पर एक उपभोक्ता एक उपभोक्ता उतना खर्च करता है जितनी उसकी आय है और जितनी वस्तु की कीमत। ऐसे में बजट रेखा समीकरण बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है P1/X1 प्लस P2/X2। ठीक है। इसका मतलब होता है एक्स वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा, और X2 वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दो वस्तुओं के बीच के सहयोग जैसे से बनता चला जाता है। और उसको जिस वक्र के थ्रू शो करेंगे उसे हम बजट रेखा बोलेंगे। कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए हैं एक वस्तु है, हम बाल आलू। आलू की कीमत है ₹20 प्रति, और दूसरी तरफ है प्याज। प्याज की कीमत है ₹10। ठीक है। आपके पास कितने रुपए है, ₹100 है मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, किस तरह से बनेगा वो देखिए। तो ₹100 का यूज करना है। एक तरफ है आपको आलू और एक तरफ है प्याज। ठीक है ना, एक तरफ क्या है प्याज, और यहाँ पर हम शो करना है किस चीज को, संयोग क्या बनेगा। देखिए अगर आलू आलू को आपने पूरा खरीद लिया, तो कितने केजी आलू फर्क खरीद पाएंगे आप, 5 केजी। 5 केजी। तो ये प्याज कितना खरीदेंगे, 0। लेकिन जैसे ही आप आलू की 1 केजी को कम करेंगे, 4 करेंगे, तो प्याज कितनी केजी खरीद पाएंगे, 2। इस तरह से धीरे धीरे हम क्या करेंगे, जैसे जैसे इसकी मात्रा हम घटाते चलेंगे। मान लो ये हो गया 3 केजी, तो कितना खरीद पाएंगे, 4। फिर हो जाएगा 2 केजी, कितना खरीद पाएंगे, 6। फिर हो जाएगा ये 1 केजी, तो कितना हो जाएगा, 8 केजी। तो ये सारे संयोग जो होते हैं ना, ABCD, जहाँ पर हम अपने आय का संपूर्ण उपयोग करते हैं, जैसे ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता चला जाएगा।
बिल्कुल सीधा। ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा वस्तु x, यानी कि आपका P1, और यहाँ हो जाएगा आपका P2, और इसको हम बोलेंगे क्या चीज, बजट रेखा, क्योंकि ये हमारे सभी संयोगों को शो करता है। कुछ इस तरह से सही संयोग बन जाते हैं, लाइक दिस। आपको ये डंडा बनाने की जरूरत नहीं है, आप केवल इसको ही बना के छोड़ेंगे। ठीक है, ये होगी बजट रेखा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उदासीनता वक्र या अनाधिमान वक्र क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व, और शॉर्टकट में बोलते हैं आईसी। सबसे पहले इसके अर्थ को जान लेते हैं क्या होता है। उदासीनता वक्र वह है जिसके विभिन्न बिंदु दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को दर्शाते हैं जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। मतलब दो वस्तुओं के उपभोग के ऐसे स्तर जहां पर सारे संयोग समान होते हैं, और सबसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता भी क्या हो जाती है, एक समान हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, हमें दो वस्तु का उपभोग करना है, एक्स और वाई। अगर एक्स पहला संयोग बनता है वस्तु एक्स का 1 यूनिट, वस्तु वाई का 10 यूनिट। आवश्यकता अनुसार दोनों की मात्रा घट बढ़ सकती है, और ऐसे में कुछ संयोग हमारे पास बन के, ये सारे संयोग क्या होते हैं, समान एमयू वाले होते हैं, यानी कि समान संतुष्टि वाले होते हैं। जब समान संतुष्टि वाले को एक निश्चित वक्र के थ्रू शो करते हैं, वो जो वक्र बनेगा वही हमारे बनेगा अनधिमान वक्र, या उदासीनता वक्र, या इसको तटस्थ वक्र के नाम से भी हम जानते हैं। अब चलिए इसको बनाते हैं। ये वाला जब बनेगा, कुछ ये वाला कर्व कुछ इस तरह से बनेगा, ध्यान में रखिएगा। ये यहाँ से शुरू होगा, और कुछ इस तरह से बन के ये तैयार होगा। ये कभी ना ही वाई एक्स को छुएगा, ना ही एक्स को छुएगा, और इसको बोलते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु से ये उन्नतोदर होता है, मतलब मूल बिंदु के उल्टी दिशा में भागते हुए, ध्यान में रखिएगा। ये तो इस तरह से बनेगा, या फिर ये वाला कुछ इस तरह से बन सकता है, ऐसे। लेकिन कभी भी ये इन दोनों पॉइंट को, ना ही वाई को ना ही एक्स को छुएगा, इतना ध्यान में रखना आपको ये वाला ग्राफ बनाते वक्त। ठीक है, नेक्स्ट। सीमांत प्रतिस्थापन की सीमांत दर, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में MRS। किसे बोलते हैं, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो डेफिनेशन क्या होगी, यह दर x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए y वस्तु की त्यागी जाने वाली मात्राओं को दर्शाती है, जबकि उपभोक्ता उसी तटस्थ वक्र पर बना रहे, अर्थात उसकी संतुष्टि का स्तर वही रहे जो प्रतिस्थापन से पूर्व था। मतलब परिवर्तन होगा, लेकिन तटस्थ वक्र में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जिस दर पर x वस्तु की इकाई के लिए y वस्तु की इकाई को छोड़ी जाती है, उस दर को प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे वस्तु x है यहाँ पर, और वस्तु y है। वस्तु x के उपभोग को बढ़ाने के लिए वस्तु y के उपभोग को कम करना पड़ रहा है, तो इनके बीच का ये जो रेशियो बनेगा, जैसे वस्तु x का 1 यूनिट बढ़ाना है, तो वस्तु y का 1 यूनिट छोड़ना पड़ रहा है। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन दर। दूसरे में से यहाँ पर वस्तु x की 1 यूनिट बढ़ाने के लिए वस्तु y की 2 यूनिट का त्याग करना पड़ रहा है, यानी कि रेशियो कितना होगा, 2:1। आप इसी चीज को ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो ग्राफ बनेगा, और यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट बनता है, ये इसको बोलते हैं MRS। ठीक है ना, दैट इज आई। ठीक है, समझ में आ गया वाला ग्राफ। ग्राफ पे ध्यान देना है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है, इसके ग्राफ से कम, और इसकी डेफिनेशन, ये वाली जो डेफिनेशन है, सबसे ज्यादा आपकी ये डेफिनेशन पूछी जाती है, आपको ये ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं मांग वक्र के बारे में। मांग वक्र क्या होता है, मांग वक्र मतलब किसी वस्तु की विभिन्न मांग की मात्राओं और उससे संबंधित मूल्य को रेखा चित्र में प्रदर्शित किया जाता है। तो इससे निर्मित रेखा को मांग वक्र होना, यानी कि एक ऐसी रेखा जहां पर वस्तु की विभिन्न कीमत पर उसकी विभिन्न मांगी जाने वाली मात्राओं को दर्शाया जाता है।
फिर आप सबको पता है अकॉर्डिंग टू मांग का नियम क्या होता है। मांग के नियम के अनुसार, ये जो मांग का नियम है कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत में, वस्तु की कमी होने से, वस्तु की कीमत में कमी होने से वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब होता है मांग के नियम वस्तु की कीमत में और मांग की मात्रा में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत हमारी बढ़ती चली जाएगी मांग की मात्रा कम हो जाएगी, जैसे जैसे कीमत कम होगी वैसे मांग की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। अब इसी चीज को जब हम ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे पहले हम टेबल की बात करते हैं, इसको बोलते हैं मांग तालिका। ठीक है, क्या है ये, मांग तालिका। वस्तु की कीमत पहले 10 थी, मांगी जा रही 10 यूनिट। जैसे जैसे वस्तु की कीमत हमारी कम होती चली जाती है, देखिए यहाँ पर वस्तु की मांग की मात्रा भी क्या हो रही है, बढ़ती चली जाती है। अब इसी चीज को हमें शो करना है ग्राफ के रूप में। एक तरफ देखिए वस्तु की कीमत और एक तरफ मांग की मात्रा। जब इन सभी पॉइंट को हम शो करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये बोलते हैं इसको डी डी। जरूरी नहीं है कि आप इसको छुआ जाए। ठीक है, दोबारा देखें, कुछ इस तरह से बनाते हैं, ये हो जाएगा आपका डी डी वर्क, यानी कि इसी को बोलेंगे मांग वर्क। क्योंकि यहाँ पर वस्तु की कीमत जब 10 है, मान लीजिए यहाँ पर वस्तु की कीमत 10 है, ये वाला 10, तो मांगी जा रही है मात्रा यहाँ पर। जैसे वस्तु की कीमत कितनी होगी, 2 हो गई, यानी कि यहाँ पर हो गई, तो मांग की मात्रा ही बढ़ के कितनी हो जाती है यहाँ पर, 50। तो इसी को बोलेंगे मांग वक्त तालिका, और मांग के नियम को भी इसी के थ्रू शो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, मांग की कीमत लोच की श्रेणियां। मांग की कीमत लोच की श्रेणियां, नॉर्मली हम सबको पता है कि मांग की कीमत लोच की 5 प्रमुख श्रेणियां होती है। कितनी श्रेणियां होती हैं, 5। कौन कौन सी होती है, यह है सापेक्षता लोचदार मांग, सापेक्षता विलोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग, पूर्णतः लोचदार मांग और पूर्णतः विलोचदार। सापेक्षिक लोचदार का मतलब होता है यहाँ पर जो मांग होता, मांग लोच होती है जिसको बोलते हैं ईडी। ईडी ज्यादा होता है 1 से, इस कंडीशन में ईडी कम होता है 1 से, यहाँ पर ईडी 1 के बराबर होता है, यहाँ पर ईडी जो है इंफिनिटिव होता है, और यहाँ पर जो ईडी जो है वो क्या होता है, 0 होता है। अब इस सब चीजों को ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले नंबर 1, सापेक्षिक लोचदार मांग। एक ऐसी स्थिति जहां पर लोच 1 से ज्यादा होनी चाहिए, तब होगी जब कीमत की तुलना में, जो वस्तु की जो कीमत है, कीमत की तुलना में जो परिवर्तन जो होता है, कीमत की तुलना में वस्तु की मांग की मात्रा में अधिक परिवर्तन होता है। मान लीजिए वस्तु की कीमत में 10% का परिवर्तन हो रहा है, तो मांग की मात्रा में उससे ज्यादा 15% का परिवर्तन होगा। अब इसी चीज को अगर ग्राफिकल रूप में शो करना है, हम कैसे करेंगे, कुछ इस तरह से शो करेंगे, देखिए ये कुछ इस तरह से शो होगा यहाँ पर। वस्तु की कीमत पहले यहाँ थी, और वस्तु की कीमत अब कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये देखिए वस्तु की कीमत में यहाँ थी, वस्तु की कीमत कम होगी, जब नीचे होगी P1 हो जाएगा, तो यहाँ पर जितना गैप नजर आता है कमी होने का, उससे ज्यादा गैप वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाली कमी की नजर आएगा। ये हो गया कौन सी, सापेक्षिक लोचदार मांग, जहां पर कीमत में कम और मात्रा में ज्यादा नजर आता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट की हम बात करते हैं, सापेक्षिक बेलोजदार मांग। ये स्थिति तब होती है कि वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन की तुलना में मांग में कम परिवर्तन होता है। मतलब जब हम कीमत की बात करते हैं, कीमत में परिवर्तन ज्यादा हो जाता है और मात्रा में परिवर्तन कम होता है। ठीक है, मान लीजिए कीमत में 10% का परिवर्तन हो रहा है, तो मात्रा में केवल 8% का परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इस चीज को ग्राफिकल रूप में शो करना है, तो ये वाला जो ग्राफ जो बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा आपका, लाइक दिस। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए कीमत में पहले इतना था और कीमत कम होके इतना हो गया P1, यानी कि जितना परिवर्तन उसके तुलना में मांग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, कम होता है।
यहाँ पर 10 कप शो हो रहा है, यहाँ पर उससे कम शो हो रहा है। गैप जो होता है ना, वो गैप ध्यान में रखना होगा आपको, और स्केल से बनाएंगे और बेटर बनेगा। थर्ड, इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होता है उसके समान ही वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होता है। इसका मतलब होता है वस्तु की कीमत में परिवर्तन बराबर वस्तु की मांग में परिवर्तन, दोनों ही एक समान हो जाता है। ठीक है, और इसको जब ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करेंगे वो कुछ इस तरह से बनेगा, जहां पर वस्तु की कीमत में और वस्तु की मांग में दोनों ही एक समान नजर आएगा। ये हो गया P कम हो रहा है P1, और Q हो रहा है बढ़ रहा है, ये हो जाएगा Q1। ठीक है ना। डी। नेक्स्ट, पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहां पर वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना होने पर भी उसकी मांग में अधिक परिवर्तन होता है, उस स्थिति को पूर्णतः लोच, यानी कि जो कीमत है, कीमत क्या होगी 0, लेकिन मांग की मात्रा में बहुत ज्यादा, जैसे अफवाह उड़ गई, नमक की कीमत कितनी है 10 रुपए, और नमक ये उड़ गई भाई नमक खत्म होने वाला है, नमक खत्म होने वाला, लोग धड़ाधड़ नमक, एक अफवाह अफवाह उड़ी थी और लोग खरीदने लगते हैं। तो लोजदार मांग पूर्णता, ऐसे में इसका जो ग्राफ बनता है, क्योंकि कीमत में तो परिवर्तन होता नहीं है, कीमत अपनी जगह पर है, तो ये जो ग्राफ बनता है मांग की लोज, वो सीधा बनता है कुछ इस तरह से, ये होता है। कीमत अपनी जगह पर स्थिर है, केवल किसमें परिवर्तन होगा, मांग की मात्रा में, लाइक दिस। क्यों यहाँ पर था, अब बढ़ के कितना हो गया, यहाँ पर हो गया, तो इसको बोलते हैं हम पूर्णतः लोचदार मांग। और नेक्स्ट है पूर्णतः विलोचदार मांग। पूर्णतः विलोचदार मांग मतलब क्या होता है, एक ऐसी स्थिति जहां पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन तो होता है लेकिन उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब कीमत चेंज हो रहा है, कीमत क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कुछ इस तरह शो कर सकते हैं हम इसको, कि मांग कीमत में परिवर्तन हो रहा है, लाइक दिस। ये हो गया मांग की मात्रा, होगी वस्तु की कीमत, कीमत में परिवर्तन हो रहा है। कि नॉर्मली क्या होता है, कीमत के बढ़ने से मांग कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और इस तरह से पूर्णतः बेरोजगार की स्थिति को शो किया जाता है। नेक्स्ट, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन वक्र, यानी कि टीपी, एपी और एमपी का। सबसे पहले टीपी का कुल उत्पादन। कुल उत्पादन की बात करते हैं, उत्पादन के सभी साधनों के प्रयोग से जितने भी उत्पादन मात्रा का उत्पादन होता है उसे कुल उत्पादन कहते हैं, कि जितने भी साधन है सबका प्रयोग करने से जो भी उत्पादन मात्रा है उसका योग जो है कुल उत्पादन कहते हैं। और कुल उत्पादन को जब हम ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करेंगे वो वक्र कुछ इस तरह से बनेगा। पहले ये ऊपर की ओर ज्यादा जाता हुआ नजर आएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा, लाइक दिस। पहले उत्पादन बढ़ता है फिर कम होता है। नेक्स्ट है औसत उत्पादन। साधनों के प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पादन कहा जाता है। कुल उत्पादन को परिवर्तन साधनों की इकाइयों से भाग देकर प्राप्त राशि को औसत उत्पादन कहते हैं। तो फार्मूला बनता है एपी इक्वल टू टीपी अपॉन क्यू, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, औसत उत्पादन है। ठीक है, औसत उत्पादन भी पहले बढ़ेगा फिर ये नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, ए पी कर्व। ठीक है, और लास्ट है उत्पादन के एक अतिरिक्त साधन के प्रयोग से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। इसको शॉर्टकट एम पी, और इसका फार्मूला बनता है कैलकुलेशन का एम पी इक्वल टू टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस वन। और इसको जो ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करेंगे ये भी कुछ नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, लाइक दिस, एम पी। ठीक है, ये उल्टा यू की, इसको बोलते हैं उल्टा यू की, इस तरह से बनता है उल्टा यू। नेक्स्ट, कुल लागत, स्थिर लागत और औसत स्थिर लागत। हम लागत की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कुल लागत की, टोटल कॉस्ट। किसी वस्तु के उत्पादन के लिए उसके साधनों पर जो भी व्यय किया जाता है उसे कुल, उसका कुल योग, यानी कि जो भी वस्तु का उत्पादन करना है उसके लिए जो भी खर्च किया जाएगा सबका टोटल जो होता है कुल लागत होता है। ऐसे में कुल लागत का एक फार्मूला होता है, कुल लागत इक्वल टू होता है टीसी इक्वल टू टीएफसी, कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत। इस फार्मूले को ध्यान में रखेंगे, और इसका जो ग्राफ बनेगा
क्योंकि यहाँ पर टीएफसी और टीवीसी दोनों जुड़ा होता है, तो ये हमेशा ऊपर की ओर ये बढ़ता हुआ होता है, लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया आपका टीसी। नेक्स्ट होता है कुल परिवर्तनशील लागत। किसी वस्तु के उत्पादन के लिए जो परिवर्तनशील साधन है, उस पर जो कुछ भी व्यय किया जाता है, उनका परिवर्तन योग परिवर्तनशील लागत कहता है। उत्पादन के बढ़ने या घटने के साथ ये परिवर्तित हो सकता है। जैसे उत्पादन शुरू कर दिया, अपने कच्चा माल लगाया, जैसे जैसे प्रोडक्शन हो जाएगा कच्चा माल बढ़ता चला जाएगा, तो ये घटता बढ़ता रहता है। इसी कारण से इसका जो ग्राफ बनेगा, उसके बाद दूसरा नंबर पे है कुल स्थिर लागत। कुल स्थिर लागत उत्पादन के स्थिर साधनों पर किया जाने वाला व्यय होता है, और ये उत्पादन के परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उत्पादन बढ़े या घटे, हमेशा क्या रहता है, एक समान रहता है। अब इसको ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले कुल स्थिर लागत को रिप्रेजेंट करेंगे, वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमेशा इस तरह से बनेगा, टीबीसी। टीसी और टीबीसी पैरेलल होता है, और वहीं पर जो हमारा टीएफसी होता है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन होना नहीं होता है, तो ये हमेशा क्या होता है, स्थिर पैरेलल बन के होता है वाई एक्सिस पे, लाइक दिस। ये हो गया टी एफ सी। अगर तीनों को कंबाइन बनाया जाए, कुछ इस तरह से बनता है एक ही ग्राफ में। ये हो जाएगा आपका टी एफ सी, ये बनेगा आपका टीवीसी, और इन दोनों का टोटल होता है टीसी। सो टीसी बनेगा वही ठीक टीवीसी के पैरेलल में, ये हो जाएगा टीसी। ध्यान में रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट, औसत लागत। औसत लागत क्या है, कुल लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देकर प्राप्त राशि को औसत लागत कहते हैं। दैट मीन्स एपी इक्वल टू हो जाता है टी, सॉरी, ए सी। ए सी इक्वल टू होता है टी सी अपॉन क्यू। कुल लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग करते हैं, तो हमें मिलता, और ये जो बनता है कुछ इस तरह से बनता है, ए सी, लाइक दिस। ठीक है ना, ये यू आकार का बनता है, यू आकृति बोलते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट है औसत परिवर्तनशील लागत। कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देकर प्राप्त राशि को औसत परिवर्तनशील लागत कहते हैं। दैट मीन्स एबीसी इक्वल टू होता है टीबीसी डिवाइडेड बाय क्यू। और जो ग्राफ बनेगा इसका, वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये ग्राफ भी नीचे पहले कम होगा, फिर ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होगा। दैट इज ए बी सी, इसको बोलते हैं यू आकृति का होना। ठीक है ना। नेक्स्ट है औसत स्थिर लागत। कुल स्थिर लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देकर प्राप्त राशि को औसत स्थिर लागत कहते हैं। दैट इज ए एफ सी इक्वल टू टी एफ सी डिवाइडेड बाई क्यू। और इसका जो ग्राफ बनेगा, वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ कुछ इस तरह से बनेगा। क्यों ये इस तरह से ऐसा बनता है, क्योंकि कुल स्थिर लागत एक समान रहती है, उत्पादन की मात्रा बढ़ती चली जाती है। ऐसे में ये हमेशा नीचे को गिरता होता है, लेकिन कभी भी ये जीरो नहीं होता। क्या नहीं होता है, जीरो नहीं होता है, यानी कि एक्स एक्सिस को नहीं छुएगा। नेक्स्ट है सीमांत लागत। सीमांत लागत क्या है, एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए जो अतिरिक्त लागत लगती है, उसे सीमांत लागत कहते हैं। और इसको अगर शो करना है, सीमांत लागत भी क्यू आकृति का होता है, कुछ इस तरह से, एम यू, जिसको बोलते हैं एम यू वक्र। ठीक है ना, सीमांत लागत वक्र। ये भी हमारा किस आकृति का होता है, यू आकृति का होता है। ठीक है। नेक्स्ट, कुल आगम और औसत आगम सीमांत आगम वक्र, टी आर, ए आर और एम आर वक्र। सबसे पहले हम बात करते हैं कुल आगम की। किसी वस्तु के सभी इकाइयों की बिक्री से जो आय की प्राप्ति होती है, उसे कुल आगम कहते हैं। जो भी वस्तुएं हैं, जितनी भी इकाइयां हैं, ऐसे में फार्मूला बनता है टी आर इक्वल टू वस्तु की बिक्री की इकाइयां मल्टीप्लाई वस्तु की प्रति इकाई कीमत। तो कुल आगम नॉर्मली क्या होता है ना, कुल आगम बढ़ता हुआ होता है नीचे से ऊपर की ओर, कुछ इस तरह से बनेगा टी आर। नेक्स्ट है औसत आगम। किसी वस्तु की बिक्री से प्राप्त होने वाली इकाई को औसत आय या औसत आगम कहते हैं। और ये नॉर्मली जो ग्राफ बनता है, वो कुछ हमेशा ये नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, लाइक दिस, ए आर। और नेक्स्ट है सीमांत आगम।
उत्पादन की अतिरिक्त इकाई से बेचने से कुल आगम में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत आगम कहते हैं। और सीमांत आगम को कैलकुलेशन करने का तरीका होता है एम आर इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। वहीं पर औसत आगम यानी कि एवरेज रेवेन्यू ए आर इक्वल टू होता है टी आर अपॉन क्यू। और जब एम आर का वक्र बनाएंगे वो कुछ इस तरह से बनता है, ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। यहाँ पर ये माइनस में हो सकता है ए आर। ठीक है। नेक्स्ट, पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम और सीमांत आगम वक्र किस तरह से बनता है। अगर पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं तो औसत आगम वक्र और सीमांत आगम वक्र यानी कि ए आर और एम आर हमेशा क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। कैसे होंगे, देखिए समझिएगा ग्राफ के थ्रू। एक तो उत्पादन की इकाइयां और ये हो गया हमारे पास कुल आगम, 1 2 3 4। ठीक है, समझिएगा। पहले वस्तु को बेचा 80 में, दो को बेचा 40 में, 80 में, फिर बेचा इसको 120 में, 160 में। ठीक है, तो हमारे पास एम आर कितना होगा, एम आर इक्वल टू माइनस करते हुए चलेंगे। ये हो गया पहले यूनिट में 40, 80 में से 40 माइनस कर दिया 40, 120 में 40 को माइनस किया 40, और ये हो गया 40। क्योंकि वस्तु की कीमत हमेशा एक समान रहती है, इसलिए ए आर पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत हमेशा कैसे रहती है, समान रहती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 40 40 40। सो डैट पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम और सीमांत आगम वक्र हमेशा पैरेलल नजर आएगा, दोनों ही समान होगा, लाइक दिस, इस तरह से होगा। दैट इज ए आर एंड एम आर दोनों ही कैसे होंगे, एक समान होंगे। पूर्ण प्रतियोगिता में ए और एम आर दोनों ही कैसे होते हैं, समान होते हैं। नेक्स्ट, पूर्ति वक्र, सप्लाई कर। तो पूर्ति वक्र क्या होता है, पूर्ति वक्र पूर्ति अनुसूची को ग्राफ के रूप में प्रकट करता है। ठीक है ना, जो किसी वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है ना, और जैसे वस्तु की कीमत पूर्ति के नियम के अनुसार जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे वस्तु की पूर्ति की मात्रा भी क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है, और इसको अगर ग्राफ के रूप में हम शो करेंगे, कुछ इस तरह से बनेगा। क्योंकि कीमत भी बढ़ रही है, मात्रा भी बढ़ रही है, तो ये ग्राफ ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होगा, लाइक दिस, इस तरह से होगा। सप्लाई कर मांग वक्त का बिल्कुल उल्टा होता है। वस्तु की कीमत इतनी तो पूर्ति की मात्रा इतनी, ये हो गया पी। और ये जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ गई, लाइक दिस, P1, हम देखेंगे पूर्ति की मात्रा में भी क्या होगी, ये वृद्धि होगी, ये हो गया लाइक दिस। ठीक है, पूर्ति की लोच की श्रेणियां, पूर्ति की लोच की भी प्रमुखता 5 श्रेणियां हैं। इसमें क्या आता है, नंबर 1, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। इसका मतलब होता है ई एस इज ग्रेटर देन 1। इकाई से कम लोचदार पूर्ति, मतलब ई एस इज स्मॉलर देन 1। इकाई लोचदार पूर्ति, ई एस इक्वल टू 1। पूर्णता लोचदार पूर्ति, ई एस इज इन्फिनेटिव। और पूर्णता विलोदार पूर्ति, ई एस इक्वल टू 0, कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहले की बात करते हैं, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति यानी कि ई एस इज ग्रेटर देन 1। जब कीमत में होने वाले परिवर्तन की तुलना में पूर्ति में अधिक परिवर्तन होता है, उस स्थिति को इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति कहते हैं। जब लोचदार पूर्ति को बनाया जाता है, कुछ इस तरह से बनाया जाता है, ये वाला, लाइक दिस। ये है वस्तु की कीमत पे इतनी पूर्ति, वस्तु की कीमत बढ़ गई तो वस्तु की पूर्ति की मात्रा ही बढ़ जाती है। लेकिन कीमत में होने वाले परिवर्तन की तुलना में पूर्ति की मात्रा में हमारा क्या होता है, अधिक परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ पर हो रहा है 10% का परिवर्तन, तो यहाँ पर हो रहा है 20% का परिवर्तन। इसको बोलते हैं इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। दूसरा पॉइंट है इकाई से कम लोचदार पूर्ति। ऐसी स्थिति जब कीमत में होने वाले परिवर्तन की तुलना में पूर्ति में कम परिवर्तन होता है। इसको हम ग्राफ के रूप में शो करें तो ग्राफ कुछ हमें इस तरह से बनाना होगा। ऐसा इसलिए, तो कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है, देखिए वस्तु की कीमत और ये होगी पूर्ति की मात्रा। वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर, लाइक दिस, और पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है इतना। अब देखिए कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है, मान लो 10% का, तो मात्रा में परिवर्तन कितना रहा है, केवल 8% का। तो ये हो गई इकाई से कम लोचदार पूर्ति। थर्ड वन,
इकाई लोजदार पूर्ति मतलब वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन की तुलना में वस्तु की पूर्ति की मात्रा में भी एक समान परिवर्तन दोनों में बराबर होता है। और इसको जो ग्राफिकल रूप में शो करेंगे, ये बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पे ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होगा, ताकि कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है, जैसे पी से बन गया क्यू, और पी में जितना परिवर्तन हो रहा है सेम वही परिवर्तन हमारे क्यू में भी नजर आए। लाइक दिस, यहाँ पर अगर 10% का परिवर्तन होता है तो यहाँ पर भी 10% का परिवर्तन नजर आना चाहिए। थर्ड वन, पूर्णतः लोजदार पूर्ति, एक ऐसी स्थिति जहां वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना भी हो लेकिन पूर्ति में अधिक परिवर्तन होता है, उसे पूर्णतः लोजदार पूर्ति कहते हैं। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि ये हो गया एस, कीमत अपनी जगह पर है और पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, ये हो गया क्यू से बढ़ के हो गया Q1। और फिफ्थ पॉइंट है पूर्णता विलोदार पूर्ति, जब कीमत में परिवर्तन होने पर भी पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विलोदन। यानी कि कीमत में तो बदलाव हो रहा है लेकिन पूर्ति की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सो डैट इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, सीधा ऊपर की ओर चढ़ता हुआ, ताकि पूर्ति की मात्रा अपनी जगह पर स्थिर रहे और केवल कीमत में ही परिवर्तन नजर आए। ये हो गया P1। ठीक है, देखिए कीमत में वृद्धि तो हो रही है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, उत्पादक संतुलन, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है। जिस बिंदु पर एक उत्पादक को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है उसे उत्पादक संतुलन बिंदु कहते हैं। और ये अधिकतम बिंदु कुल आगम और कुल लागत के मध्य अधिकतम अंतर को बताता है। एक ऐसा बिंदु जहां पर कुल आगम यानी कि TR माइनस TC दोनों के बीच में अधिकतम अंतर होता है वहां पर। ठीक है, तो उत्पादक संतुलन की जो प्रमुख शर्तें हैं, पहली शर्त, नॉर्मली MR और MC बराबर होना चाहिए। MR मतलब सीमांत आगम और सीमांत लागत वक्र बराबर होना चाहिए। और सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटता हुआ होना चाहिए। और इसको हम शो करना है ग्राफिकल रूप में, कुछ इस तरह से शो करेंगे, जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, ये है MR। और क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता है तो यहाँ पर MR और AR दोनों ही क्या रहेगा, समान रहेगा। लेकिन जैसे ही हम MC वक्र बनाएंगे वो कुछ इस तरह से बनता हुआ रहेगा, MC। अब ये हो गया हमारा एक बिंदु K, और ये हो गया बिंदु E। अब ये K जो है संतुलन का बिंदु क्या रहेगा, ये होगा हमारा बिंदु E संतुलन के बिंदु। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली शर्त है MR तो दोनों ही बराबर है, यहाँ पर भी MR बराबर है और यहाँ पर ही बराबर है। लेकिन दूसरी शर्त है MC वक्र नीचे से काटता हूँ, यहाँ पर ऊपर से आ रहा है, मतलब यहाँ पर MC ज्यादा है और यहाँ पर MR कम है। और यहाँ पर भी MC ज्यादा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो होता है ना, इसके बाद लाभ की गुंजाइश हमारी बढ़ती चली जाती है। और यहाँ पर इसके ऊपर उत्पादन करेंगे तो माइनस में जाएगा, घाटा होगा। सो डैट ई बिंदु जो है उत्पादक संतुलन का बिंदु होगा। और इस चीज को आपको शो करना होगा ग्राफ में। बाजार संतुलन किसे कहते हैं। बाजार की एक ऐसी स्थिति जब वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर हो जाती है तो उसे बाजार संतुलन कहते हैं। जिस कीमत पर वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर होती है उसे संतुलन कीमत स्तर कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब संतुलन कीमत का बराबर होता है वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर होनी चाहिए। इसको ग्राफ के थ्रू समझिए। जैसे वस्तु की कीमत 2 है, जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती चली जाती है वस्तु की मांग की मात्रा में कमी आती चली जाती है, लेकिन वस्तु की पूर्ति की मात्रा बढ़ेगी। ये मांग की मात्रा माइनस में जाएगी, पूर्ति की मात्रा प्लस में जाएगी, क्योंकि मांग और मात्रा में ऋणात्मक संबंध होता है और कीमत और पूर्ति के बीच में धनात्मक संबंध होता है। लेकिन एक बिंदु ऐसा जरूर आता है जहां पर ऐसी कीमत स्तर जहां पर दोनों ही आपस में क्या हो, बराबर। इस बिंदु पर देखिए, यहाँ पर वस्तु की मांग यानी कि DD और SS दोनों ही आपस में बराबर होगा। सो डैश इस बिंदु को हम बोलेंगे संतुलन स्तर यानी कि बाजार संतुलन। इसको शो करना है ग्राफ में तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा पूर्ति वक्र, जो कि कुछ इस तरह से बनता है SS। और दूसरी तरफ बनेगा मांग वक्र, कुछ इस तरह से बनेगा DD। आप दोनों ही एक बिंदु पर काट रहे, ई वाला बिंदु हो गया E। तो इस ई बिंदु पर जो कीमत है यानी कि P, और ई बिंदु पर जो मात्रा है इसका मतलब Q, इस कीमत को हम बोलेंगे संतुलन कीमत। क्या बोलेंगे इसको, संतुलन कीमत।
और इसको बोलते हैं संतुलन। मात्रा और ई बिंदु पर हमारा डी टी इक्वल टू एस हो रहा है, और इसी स्थिति को बोलेंगे हम क्या, बाजार संतुलन की स्थिति, जहां पर बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण